हमारा 8वां पाठ है महिलाएं जाति एवं सुधार। चलिए बच्चों, अभी हम लोग इस अध्याय का अभ्यास करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की जिंदगी कैसी रही होगी? आजकल जो मध्यवर्गीय परिवारों की जो ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाती है और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ भी पढ़ती है। अब बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती है और विभिन्न प्रकार की नौकरियां भी करती है। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति और समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती है। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती है। अभी पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट भी डाल सकती है और चुनाव भी लड़ सकती है। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के लिए मौके मुश्किल से मिलते हैं और कब मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। अभी बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकते। अभी 200 साल पहले तो हालात बहुत ही भिन्न थे। ज्यादातर बच्चों की शादी बहुत ही कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपनी पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए और इस तरह से स्वेच्छा से ही या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। अब इस सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला थी। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत ही उस वक्त सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सती का ये चरण है, मतलब उनका उसका ये दौर है कि किस तरह से उसका ये सफर होता था। भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा ये बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से एक तस्वीर है। सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता था। तो किस तरह से उसका अगर पति मर जाए तो वो जो पत्नी थी वो उसके साथ उसके चिता पर ही या तो फिर कूद के अपनी जान देती थी या तो फिर उसके साथ ही वो उसको जला दिया जाता था। आगे देखते हैं। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंचे जाति का मानते थे और इसके बाद व्यापारी और महाजनी आदि से जुड़ी जातियां, जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था, उन लोगों का स्थान आता था। फिर आते थे काश्तकार, बुनकर, कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। और इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांवों और शहरों को साफ सुथरा रखती थी या तो फिर ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें उच्च जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी और इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, उसके बाद सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंचे जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नजरिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें ये सब कुछ कैसे हुआ। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित कुछ बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। अभी इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे।
अभी पहली बार अगर किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी, तो ये चीजें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों की पहुंच में भी थी, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। अभी लिहाजा आम लोग उन चीजों को पढ़ सकते थे, उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। अभी नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी-कभी महिलाओं के बीच भी चर्चा होती रहती थी। अभी ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत परिवर्तन की दिशा में उठते कदम के बारे में आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। तो चलिए अभी हम लोग हमारे अगले विभाग में पहुंच जाते हैं।